हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। एक बार फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, फिर शुरू करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूके ट्रिपल एस सी और जेवीएनएल, जो उत्तराखंड का हमारा असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम चल रहा है और जिनका राजस्थान का एग्जाम चल रहा है जूनियर अकाउंटेंट का। दोनों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है और जॉब के नेचर भी सिमिलरिटी है। और ऑलरेडी हम लोगों ने इसके 4 पार्ट कवर कर लिए, नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखना। सारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। आज डिस्कस करने वाले हम लोग 5वां पॉइंट। फटाफट पेन पेपर निकाल लो, 1 2 3 4 इस तरह से लेकर के 10 तक अपने नंबर्स दे दो और एंड में कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों ने कितने स्कोर किए। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह क्वेश्चंस है, अगर आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो ना बॉस, तो 9 आउट ऑफ 10 तो आना ही चाहिए। ठीक है ना, 10 आउट ऑफ 9 तो आने ही चाहिए। याद रखना, 9 से कम स्कोर ला रहे हो मतलब आपको प्रॉपरली पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। अगेन फिर से बोलता हूँ, और अगेन जिन्होंने अभी तक लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया हुआ है, जाकर के डाउनलोड करो। और सिस्टमेटिक वे से पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। और इसमें आप लोगों को एक फ्री आपको प्रॉपर 1000 एमसीक्यूज की नोट्स भी मिलेगी। ऐप डाउनलोड करोगे तो लेफ्ट साइड के कॉर्नर में टॉप में 3 डॉट्स दिखेंगे, वहाँ पर क्लिक करो। वहाँ पर आप लोगों को स्टडी मटेरियल में क्लिक करो। वहाँ पर आप लोगों को अलग से एमसीक्यूज की अलग से आपको मिलेगी, 1000 एमसीक्यूज की अलग से फोल्डर है। जाइए डाउनलोड कीजिए, उसे प्रॉपरली स्टडी कीजिए। और जो लोग कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टोर सेक्शन में आपको कंप्लीट कोर्स भी हमने अवेलेबल करवाई हुई है। जैसे कि जेवीएनएल का जो हमारी वैकेंसी है जूनियर अकाउंटेंट की, जो लोग सिस्टमेटिक वे से पढ़ना चाहते हो बॉस जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जो है मुश्किल से डेट ऑफ एंड जो आपका है फॉर्म भरने का, उसके बाद मुश्किल से आप लोगों को 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलने वाला है। तो टाइम कम है, वेट करोगे तो वेट करते रह जाओगे। प्रॉपरली स्टार्ट करो पढ़ना। पार्ट ए में जो कॉमर्स का सेक्शन है, जिसमें 60% का वेटेज है, थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो थ्योरी के लिए इसमें हमने 150 क्लासेस दिए हुए हैं, एमसीक्यूज के लिए 30 से ज़्यादा क्लासेस और मॉक टेस्ट के लिए 40 से ज़्यादा क्लासेस मिलने वाले हैं। पार्ट बी जो कि जनरल पेपर है, जिसमें आप लोगों को प्रॉपरली एमसीक्यूज बेस्ड होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा अच्छा, इसलिए हम लोगों ने आपको 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज देने वाले हैं। जो भी आपके जनरल पेपर का जो पार्ट है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस, इन सभी को मिलाकर के 2000 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दूंगा। और जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी ई नोट्स की, जो ग्रामेटिकल में हिंदी और इंग्लिश के लिए चाहिए, वो चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएगी। देरी नहीं करना, फटाफट ज्वाइन करो। फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए। और सभी लोग रेडी हो तो स्टार्ट करते हैं हमारी एमसीक्यू सी क्लास। फटाफट कमेंट कर दो यस सर रेडी हैं। चलो शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी। बोला जा रहा है कि मनी की जो सप्लाई है वो गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से प्रॉपरली रिमेनिंग है, सेम है, बट उसके बाद भी जो डिमांड ऑफ मनी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है कि मनी की डिमांड बढ़ रही है? देखो, सबसे पहले मनी की डिमांड को समझने के लिए एक ही समझते हैं, ये है क्या एग्जैक्टली फैक्ट में। सपोज ये मार्केट है हमारा, ठीक ना। मार्केट में पैसे होते हैं, रुपए होते हैं। अगर ये पैसा कम पड़ना स्टार्ट हो जाए, किसी भी रीजन से कम पड़ना हो, तो मार्केट क्या करेगा, पैसे की डिमांड यहाँ पर बढ़ जाएगी। उस समय पर अगर मान लो पैसे की कमी हो रही है, तो क्या हो जाएगा, जो मनी की डिमांड है वो ग्रो कर जाएगी। और वहीं अगर पैसा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, सपोज मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा, तो क्या लगता है डिमांड बढ़ेगा या घटेगा? आप बोलोगे सर ऐसे कंडीशन में जब पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो जो डिमांड होगी मनी की वो क्या हो जाएगी, गिरने लगेगी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो सप्लाई है मनी का, वो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने सिमिलैरिटी रखा हुआ है, बट डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है मतलब पैसा कहीं और शिफ्ट हो रहा है, मार्केट से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा होगा, तभी तो ये होगा। तो कहाँ शिफ्ट होता है? जनरली में लोग मान के चलते हैं कि जो पैसे हैं वो बैंक के थ्रू से रेगुलेट होती हैं। तो अगर बैंक अपना इंटरेस्ट बढ़ा दे, सपोज बैंक नॉर्मल दे रही थी 5% का इंटरेस्ट, ठीक है ना। लोग बैंक में पैसा रख रहे थे, मान लो 100 लोगों में से 10 लोग बैंक में पैसा रख रहे थे, ठीक है। बैंक ने क्या किया, इसे 7% इंटरेस्ट कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि 10 ही लोग पैसा रखेंगे? नहीं। अब 100 में से मैं बोल सकता हूँ कि से 15 लोग बैंक में पैसा रखें, तो जाहिर सी बात है 5 लोगों ने अपने पैसे मार्केट से उठा करके कहाँ डाल दिए, बैंक में डाल दिए। तो इस वजह से मार्केट का पैसा कम हो गया है। पैसा कम हो गया तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सा, पैसा क्यों बढ़ा क्यों घटा। ये वैसा वर्षा केस भी हो सकता है। सपोज 5% की जगह में बैंक क्या करे, इसे 3% कर दे,
सिर्फ 3% मिले है। तो क्या हो जाएगा, वैसे कंडीशन में जो 10 लोग थे, हो सकता है मे बी ये 7 लोग आ जाए, केवल 7 लोग आ जाएंगे तो पैसे मार्केट में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे बढ़ जाएंगे, तो डिमांड क्या होगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पर वैसा वर्षा केस भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीजें, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस कैन बी बेस्ट मेजर बट बाई, बोला जा रहा है कि अगर आपको कॉम्पिटिशन्स को मेजर करना है, उसके मापना है, उसे कैलकुलेट करना है, बॉस तो कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो हम लोगों ने बिजनेस के रिगार्डिंग में एक चीज़ें पढ़ी हुई है, अगर आप लोगों ने प्रॉपर देखा होगा तो दो तरह के हम लोगों ने कोस्ट देखे हुए हैं। जनरली दो तरह के कोस्ट देखते हैं, एक होता है फिक्स कोस्ट, एक होता है वेरिएबल कोस्ट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना गया है कि जो वेरिएबल कोस्ट है, हमारी सेलिंग प्राइस वेरिएबल कोस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस को सरवाइव कर सके। पहले हम अपना वेरिएबल कोस्ट तो कवर कर ले, तब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होने लगेगी, प्रॉफिट इतना ज़्यादा ले जाएंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर हो जाएगी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या बनी कंपटीशन के मार्केट में हिसाब से, हमें मार्केट एक्वायर करना है। मार्केट एक्वायर करने के लिए हमें प्राइस कम रखना होगा, एटलीस्ट इतना प्राइस की नॉर्मली वेरिएबल कोस्ट से ज़्यादा। ये जो पोर्शन है आपको देख करके क्या लगता है, कौन सा पार्ट है ये, ग्रॉस मार्जिन का ये पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर सेल्स मार्जिन इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्स मार्जिन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। सपोज मान के चलता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10 रुपए गिर रही है, लेकिन आप सेल ही कर रहे हो बॉस, मान लो आपने 1000 यूनिट सोल्ड ही कर दिया, लेकिन 9 रुपए में सोल्ड किया, क्या आप कभी अपने बिजनेस को सर्वाइव कर पाओगे, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10 रुपए है, लेकिन आपने सेलिंग प्राइस 10 रुपए 50 पैसे ही रखे हैं, 50 पैसे ही अर्न कर रहे हो, लेकिन ज़्यादा तो है ये इससे ज़्यादा तो है। आज नहीं तो कल इतनी ज़्यादा क्वांटिटी आप बेच लोगे कि फिक्स्ड कॉस्ट भी आप कवर कर लोगे, इस 50 पैसे के दम से आप फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लोगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज बढ़ जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या होगी हमारा कंपटीशंस को मेजरमेंट करने के लिए, कि लोग कितनी मार्जिन में काम कर रहे हैं और हम कितनी मार्जिन में काम करें। सो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन द, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस शीट में, पीएनएल में, ट्रेडिंग अकाउंट में या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक आप अब कंफ्यूजन हो रहा होगा दिमाग में, तो कुछ नहीं करना यार, कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक एग्जांपल ले लो। हमने एक एसेट खरीदा, एसेट में क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। हमने एक कार खरीदा, कार क्या पीएनएल अकाउंट में डालोगे, नहीं। ट्रेडिंग में डालोगे, मैन्युफैक्चरिंग में डालोगे, कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। खत्म कहानी, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का, कौन कहाँ जाता है। एक एग्जाम्पल ले लो ना, सबसे बढ़िया। उसने खर्च किया, आप दिमाग में लगा लो कि आपने क्या खर्च किया, आपके खर्च का कैलकुलेशन आपने जो दिमाग में सोचा, आपको वो आंसर मिल भी जाएगा। क्लियर है, इसीलिए बोलता हूँ प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे से पढ़ो। ये चीज़ें कैसे कवर अप होगी, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा बॉस। बिना थ्योरी पढ़े आप इन चीज़ों को इस तरह सिस्टमेटिक वे से कंडक्ट नहीं कर पाओगे। तो हर एक चीज़ों के इसलिए बार बोलता हूँ कि जो लोगों ने तक ज्वाइन नहीं किया कोर्स, जरूर ज्वाइन करो। सिस्टमेटिक वे से पढ़ोगे नहीं ना, बहुत दिक्कत होगी। आगे देखते हैं, टारगेट ऑपरेटिंग इनकम इज मल्टीप्लाइडेड टू टैक्स रेट एंड सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है टारगेटेड ऑपरेटिंग इनकम से। बोला जा रहा है यहाँ पर कि हम लोगों ने टारगेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, हमारा जो भी टैक्स का रेट होगा उससे, और इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है हमारा जो भी हमारा टारगेट ऑपरेटिंग इनकम, सब्ट्रैक्ट होगा टारगेट ऑपरेटिंग इनकम, इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है हमारा टारगेटिंग ऑपरेटिंग इनकम से। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, तो बेसिकली ये कहलाएगा नेट इनकम। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वांटिटी और नंबर, दो चीजें ध्यान देनी है हमारे पास, क्वांटिटी और नंबर ऑफ यूनिट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग नंबर्स, यानी कि हो सकता है गुड्स ए था और डिफरेंट प्रोडक्ट भी है, ए बी सी, मान लो अलग प्रोडक्ट है, इसकी 10 क्वांटिटी बेची, इसकी 100 क्वांटिटी बेची, इसकी 50 क्वांटिटी बेची, इन सबको टुगेदर आपने सबको जोड़ जड़ दिया, 160 क्वांटिटी आपने बेची, टोटल सेल्स निकाला 160 हो गया। ये क्या कहलाएगा, अब ध्यान से देखो तो आपने सब चीज़ों को कलेक्ट कर लिया है। प्रोडक्ट मिक्स तो हो नहीं सकता है क्योंकि आपने प्रोडक्ट मिक्स नहीं किया, आपने यहाँ पर सेल किया हुआ है।
यहाँ पर क्या गया, ये रहा सेल, टोटल सेल, तो जाहिर सी बात है ये सेल मिक्स होगा। दिमाग में अगर बी चल रहा था तो अगेन गलत थे आप, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेल कर रहे हो आप, बना नहीं रहे। प्रोडक्ट मीन्स बेसिकली प्रोडक्ट को बेचने, बनाने, उन सब सिनेरियो में आता है। हम यहाँ बेच चुके, खत्म कर चुके हैं, मतलब जो पीछे वाला काम था वो काम हो गया, प्रोडक्ट बना भी लिया, प्रमोशन भी कर लिया, उस पर रिसर्च भी कर लिया, अब बेच दिया, तो बेचने वाले कॉन्सेप्ट पे खड़े हैं आप, ठीक है। और अगेन जो लोग उत्तराखंड पे हैं, जो लोग उत्तराखंड से तैयारी कर रहे हो बॉस, असिस्टेंट अकाउंटेंट की 541 वैकेंसी आपकी थी, प्लस 53 और वैकेंसी मेरे ख्याल से बढ़ गई है आप लोगों की, मतलब 594, मतलब अराउंड 600 वैकेंसीज अभी हो गई हैं। इतनी वैकेंसीज असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए नहीं है, आने वाली है दोबारा आपके सेशन में। अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रॉपर वाइज 11 यूनिट्स है, प्रॉपर 11 यूनिट्स कवर किए जाने वाले हैं इस कोर्स में, सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है। और ऑलरेडी हम लोगों ने इसके 2-3 यूनिट कवर कर लिए हैं, यूनिट 1 कवर किए हुए हैं, यूनिट 5 चल रहा है, यूनिट 2 के अभी कुछ सेशन चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। और अगेन बता दूं, जो पंतनगर वाला जो इससे पहले वो एग्जाम हुआ था, उसमें भी हमारे 21 कैंडिडेट ने प्री एग्जाम्स क्वालिफाई किया था, और 8 स्टूडेंट्स का एग्जाम भी क्रैक हो चुका, मतलब जॉब भी लग चुका है यार। तो अगेन थोड़ा सा मेहनत करो, सिस्टमेटिक वे से पढ़ोगे तभी जॉब लगेगा, हवाबाजी में करोगे जॉब चली जाएगी, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। एक सिंपल सी भाषा में बोलो ना, तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। इतनी बड़ी वैकेंसीज का पोर्शन अभी नहीं आने वाला है, अगेन नहीं आने वाला, सो मेहनत करें। और जो जेवीएन की तैयारी कर रहे हो, आप में भी 313 वैकेंसी आई है, मेहनत करें, काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकाउंट्स रिसीवेबल नॉर्मली हैज़ डैश बैलेंस। बोला जा रहा है जो अकाउंट रिसीवेबल है उसका नॉर्मली बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, डेबिट, फॉरेबल या फिर नेगेटिव, फेवरेबल या नेगेटिव। देखो एक चीज़ तो क्लियर है, हम लोगों ने आपको इससे पहले वाले सेशन में, इससे पहले के पहले वाले सेशन में डेबिट समझाया था, उसके पहले वाले सेशन में क्रेडिट समझाया था, मतलब डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस समझा दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर तो मुझे प्रॉपर मिलना चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल, सबसे पहला दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये एसेट्स है या लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस है या इनकम है, प्रॉफिट लॉस है या गेन है, क्या है इस वाले सेक्शन का, एसेट है, यानी कि डेबिट बैलेंस है। सिंपली कॉन्सेप्ट डेबिट क्रेडिट का यही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। एसेट लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, लॉस है, गेन है। जो इस पोर्शन में आ रहा है वो डेबिट वाला पार्ट में आएगा, जो इस पोर्शन में आ रहा है वो क्रेडिट वाले पार्ट में आएगा, दैट्स इट। तो क्वेश्चन पढ़ो, देखो कि किस में जा किस में रहा है। हर एक चीज़ें ईजी हैं, बस ध्यान में क्या रखना होगा, की पॉइंट्स याद रखना होगा, चीज़ें पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी सिस्टमेटिक वे में, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, promissory note issued by a company for short-term fundraising are unsecured are classified as। बोला जा रहा है promissory note इशू किया गया है एक कंपनी के द्वारा for the short term period, एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और दूसरी चीज़ ये अनसिक्योर्ड है। तो ये किसके कैटेगरी में आएगी, अनसिक्योर्ड नोट में, डेट पेपर में, टर्म पेपर में या कॉमर्शियल पेपर में। अगेन जिन्होंने मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट अच्छे से पढ़ा होगा, मनी मार्केट के सारे जो फंड्स हैं हमारे उसको कवर किया होगा, जितने भी कॉमर्शियल पेपर हैं, कॉमर्शियल डिपॉजिट हैं, कॉल मनी है, टर्म मनी है, इनको प्रॉपरली पढ़ा होगा, उनको इसका आंसर पता होगा क्लियरली। दिस इज कॉल्ड कॉमर्शियल पेपर। अगेन सिस्टमेटिक वे से पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर जीएसटी वर्क। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं अगेन बोलूँ ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का कौन सा अमेंडमेंट हुआ था आपको ये बताना है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। और जिसमें जीएसटी आई थी उस समय तो खैर ये फेमस था, बट आज के दौर पर भी आज भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि 2016 का था तो अगेन उस समय तो फेमस था ही, बट आज भी इसके बहुत ज़्यादा रिपीटेड तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर गलती करते हैं अक्सर, ठीक है। बट आप मत करना, आज सीख लिया ना, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन अकाउंट इज फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ चेंज इन आइटम ऑफ डैश नेचर। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हम लोग जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, जो पर्टिकुलर चेंजेस ऑफ द आइटम्स होते हैं, मतलब डिफरेंट आइटम्स जो होते हैं, तो किस नेचर के टर्म्स को रिकॉर्ड किया जाता है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, डेबिट या सिमिलर। थोड़ा सा क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। बोला क्या जा रहा है कि जो हम लोग फॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स में, और जो कि बेसिकली चेंज इन आइटम्स जो हो रहे हैं
और उनके नेचर्स को रिकॉर्ड किया था। कौन से नेचर? दिस इज कॉल्ड सिमिलर नेचर। जनरली ये सिमिलर नेचर के होते हैं, तभी जाकर के रिकॉर्ड कर पाते हैं हम लोग। रेवेन्यू को रेवेन्यू में, कैपिटल को कैपिटल में, डेबिट के पोर्शंस और क्रेडिट के पोर्शन सेम नेचर्स में। तो जब इस तरह से चीज़ें चलती हैं तब जाके वर्क होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन फिर से जीएसटी का है। एज द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर जीएसटी सेपरेट लिस्ट, उसके लिए सेपरेट लिस्ट बनाई गई है। हैज़ बीन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था? फटाफट बताओ। आर्टिकल 246A, 146B, 122C और 101B। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। देखो, जीएसटी में ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जीएसटी में एक छोटा सा पोर्शन से है जो आपको अच्छे से कवर कर लोगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान क्या देना, आप अकाउंट ऑफिसर्स के लिए बात कर रहे हो, आप अकाउंट ऑफिसर के लिए ही बात कर रहे हो, तो इनकी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कवर करो, काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। 10 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए कमेंट करके फटाफट बताओ। और अगेन, जो लोग जिन्होंने अभी तक JVNL की कंप्लीट कोर्स ज्वाइन नहीं की है ज़रूर ज्वाइन करो। टाइम कम है आपके पास, अगेन बोल दूं 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलने वाला है। और यूनिट जो पार्ट ए है और पार्ट बी हम लोग दोनों को कवर करने वाले हैं। पार्ट ए की थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों होगी, पार्ट बी की एमसीक्यूज मॉक टेस्ट होगी केवल, और जम के मॉक टेस्ट होगी। 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे उसमें, 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे। तो अगेन जरूर ज्वाइन करना है। और जो लोग उत्तराखंड में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका अकाउंट क्लियर का है, प्रॉपर 15-16 का आपका एग्ज़ाम है, प्रॉपर तरीके से मेहनत करें। सिनेरियो अच्छी है और वैकेंसीज भी और क्वेश्चंस के जो लेवल हो गए, अगेन मैंने जैसे पहले भी प्रिडिक्ट किया था। आपने जब पंतनगर का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने बोला ही था साफ साफ कि 70% के कट ऑफ जाने वाले हैं और अराउंड 68 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गए हैं आपके। इस बार मैंने बोला हुआ अकाउंट क्लियर वाले केस में 80% कट ऑफ जाने वाला है, बॉस तो इसी के आसपास जाएगा। एग्जाम्स दीजिए, उसके बाद फिर से इस पर डिस्कस करेंगे। और जो लोग JVNL की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए भी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। 313 पोस्ट हैं, थोड़ा सा मेहनत करें, सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे तब जाके काम बनेगा। अदरवाइज 313 लोगों को तो जॉब मिलेगी, बट उन 313 में आप होंगे या नहीं होंगे ये आपको सोचना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।